अष्टांग हृदय लेके उसकी जो 2 टीकाएं हैं, अरुण दत्त द्वारा विरचित सर्वांग सुंदरा टीका तथा हेमाद्रि द्वारा विरचित आयुर्वेद रसायन टीका, उनकी मदद हम लेंगे। जो इसके पहले के सत्र का विषय था वात दोष के स्थान, उसके आगे का ही विषय हम आज लेने वाले हैं, पित्त दोष के स्थान। संदर्भ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय दोष भेदीय, उसका सूत्र क्रमांक 2। तो मूल सूत्र क्या है वो अभी हम पहले देख लेते हैं। मूल सूत्र कुछ इस प्रकार है। नाभिरामाशय स्वेदो लसीका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनांच पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। ये जो है ये वाग्भट द्वारा विरचित मूल सूत्र है। उसके नीचे स इस अध्याक्षर से निर्देशित जो पैराग्राफ है वो है अरुण दत्त द्वारा विरचित सर्वांग सुंदरा टीका, और आ र इन अध्याक्षरों से जो पैराग्राफ निर्देशित है वो है आयुर्वेद रसायन नामक टीका, जिसकी रचना हेमाद्रि ने की है। तो अभी हम पहले मूल सूत्र का जो लिटिल मीनिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझने के लिए हम शुरू करते हैं मूल सूत्र से। पहला शब्द हम लेंगे पित्तस्य। तो पित्तस्य माने पित्त के, जिसको हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं। इसका हमने कुछ वर्णन पहले भी लेक्चर में देखा है, वहाँ पे ऐसा शब्द आया था वातस्य। तो वातस्य पित्तस्य ऐसा जब स्य लगता है तो उसको हमने कहा था कि षष्ठी विभक्ति ऐसे कहना है, और इसका मतलब किसी का, किसी की, किसी के इस प्रकार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पित्तस्य पित्त का ऐसा मतलब यहाँ पे होने वाला है। पित्त का क्या? तो पित्त का स्थानम। अभी स्थानम ये शब्द इस सूत्र में तो नहीं आता, तो फिर मैंने शब्द यहाँ पे क्यों लिया? तो इसको मैंने कहा है अनटोल्ड वर्ड, अनुक्त संज्ञा। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि स्थान ये शब्द यहाँ पे अपेक्षित है, लेकिन उसका डायरेक्ट मेंशन, उसका साक्षात उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है। यह ग्रंथकारों के रचना की एक शैली है, इट्स अ स्टाइल टू मेक ग्रंथ मोर कंसाइज। ये जो स्थानम शब्द है ना, वो इसके पहले के सूत्र में आ चुका है, जो हमने पहली बार देखा था। वो सूत्र कौन सा है? पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। तो स्थानम वातस्य इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने विवरण किया था। तो उसी के बाद का ये आगे का सूत्र होने के वजह से वो रिपीटेशन अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे समझो किसी 2 लोगों को आपको कहीं एक जगह बुलाना है, तो आप क्या कहते हो कि राजेश आप लाइब्रेरी में आ जाना, और सुरेश तुम भी। तो आप जब सुरेश को वही बात दोहराते हो तो आप लाइब्रेरी में आ जाना इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं पाते। उसी शैली में इन द सेम स्टाइल ग्रंथकार भी ऐसे कुछ कुछ शब्द ये छोड़ देते हैं जिनको हमें और आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिसको संस्कृत में अनुवर्तन करना ऐसा भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे स्थान इस शब्द को कैरी फॉरवर्ड किया। कहाँ से? इसके पहले के सूत्र से। और इसीलिए पित्तस्थे स्थानम ऐसा यहाँ पे पहला मतलब हमने सूत्र से निकाला है, पित्त के स्थान। उसके बाद जो एक यहाँ पे छोटा शब्द आया है वो है च। च इसका मतलब हिंदी में और या इंग्लिश में एंड। तो यहाँ ये कहाँ पे जोड़ना है? तो ये जो पहली यहाँ पे पंक्ति है, द फर्स्ट लाइन, जहाँ पे सारे पित्त के प्रमुख स्थानों का लिस्टिंग दिया है। तो इसका मतलब कैसे लेना है अभी हमें? नाभि, आमाशय, स्वेद, लसीका, रुधिर, रस, दृक् और स्पर्शन, ये सारे पित्त के स्थान है। इस तरीके का मतलब जहाँ कॉमा है, स्वल्प विराम है, वहाँ तक के पंक्ति का हम लगा सकते हैं। उसके बाद के जो शब्द है नाभिरत्र विशेषतः, नाभि ही अत्र विशेषतः, इसका मतलब क्या होता है? अत्र
माने यहाँ पे या इनमें। इंग्लिश में हम देखेंगे कि हियर, मतलब इन स्थानों में से यहाँ पे विशेषतः, विशेष रूप से, ये स्पेशली, इस तरीके का मतलब इस विशेष का होता है हमने इसके पहले के अध्ययन सत्र में भी देखा था। तो यहाँ पे मतलब इन सारे स्थानों में कोई विशेष स्थान है, पित्त का कोई विशेष स्थान है। वो कौन सा है? वो है नाभि। तो इन सारे स्थानों में नाभि को कोई अलग महत्व है, ऐसा यहाँ पे ग्रंथकारों ने ध्वनित किया है, जैसे वात के बारे में पक्वाशय था। अभी इस सूत्र में पित्त के कौन कौन से स्थानों का वर्णन आया है वो हम एक बार देख लेते हैं। नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर माने रक्त धातु, रस धातु, द्रुक और स्पर्शन। तो इतना सब लिटरल मीनिंग हम सिर्फ सूत्र पढ़ने से भी जान सकते हैं। अभी इस सूत्रों का अर्थ विस्तार करने के लिए जो हमारे पास दो टीकाएं हैं उनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अरुण दत्त की जो सर्वांग सुंदर टीका है उसकी जो पहली पंक्ति है, द फर्स्ट सेंटेंस वी विल सी, वो है पित्तस्य नाभ्यादीनि स्थानानि। इसको हम टुकड़े टुकड़े में देखने की कोशिश करते हैं। पित्तस्य हमने पहले ही देखा है, ये क्या है? पित्त के, मतलब षष्ठी विभक्ति है। पित्त के क्या? नाभि आदिनी, मतलब नाभि से शुरू होने वाले आगे के सारे, जिसका पैरेलल वर्ड इंग्लिश का एक्सेट्रा ऐसा हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो शब्द है वो है स्थानानि। जो स्थान इस शब्द का बहुवचन है, इट्स अ प्लूरल ऑफ द वर्ड स्थान। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही आसान है कि अरुण दत्त हमें ये कहना चाह रहे हैं कि इस सूत्र में क्या कहा गया है। तो वो कह रहे हैं कि इस सूत्र में पित्तस्य स्थानानि कहे गए हैं। कहाँ से कहे गए हैं? तो नाभि इस शब्द से लेके आगे स्पर्शन शब्द तक जो है वो सारे पित्त के स्थान है। ऐसी सरल सादी टीका अरुण दत्त जी ने यहाँ पे की है। अभी हम हेमाद्री इस पे क्या टीका लिखते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। उसमें उसकी जो पहली दो पंक्तियाँ हैं वो हम देखते हैं बारी बारी। पित्तस्य आह नाभि इति, मतलब पित्तस्य, पित्त के आह कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? तो हमने देखा है पित्त के स्थान कहे गए हैं। सो आह का मतलब कहे गए हैं या इंग्लिश में टोल्ड, इस तरीके से हम ले सकते हैं। कौन से कहे गए हैं? तो नाभि इति, मतलब नाभि इससे शुरू होने वाला ये जो पूरा सूत्र है उसमें क्या कहे गए हैं? तो पित्त के स्थान कहे गए हैं। ये भी अरुण दत्त के जैसे ही एक इंट्रोडक्शन वाला स्टेटमेंट है। उसके बाद जो आगे की पंक्ति है, द नेक्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू द संज्ञा आमाशय। जैसे हमने हमारे पहले के सेशन में पक्वाशय के बारे में देखा था, वैसे ही यहाँ पे आमाशय के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। आमाशयो, ये आमाशयः यहाँ पे मूल शब्द है। उसके आगे जो एक बड़ा सा शब्द दिख रहा है वो बहुत सारे शब्दों की एक संधि है। वो शब्द कौन कौन से हैं? नाभे है ऊर्ध्वम अपक्वान्न स्थानम, नाभे ऊर्ध्वम अपक्वान्न स्थानम, ऐसे तीन शब्दों की मिलावट यहाँ पे है। तो एक एक शब्द का मतलब देखेंगे कि आमाशय मतलब क्या? आमाशय इज नाभे है। ये नाभि इस शब्द की षष्ठी विभक्ति हो गई। और षष्ठी विभक्ति का मतलब हमने देखा है किसी का, किसी की, किसी के, इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे नाभि के ऐसा इस शब्द का मतलब है। नाभि के ऊर्ध्वम मतलब नाभि के ऊपर, अबाव द नाभि। क्या? अपक्व अन्न स्थानम, अपक्व अन्न का स्थान है। तो आमाशय क्या है? आमाशय ये एक ऐसा आशय है जो नाभि के ऊपर का स्थान जहाँ पे अपक्व अन्न रहता है।
अपक्व अन्न मतलब जिसका अभी तक पचन पूरा हुआ नहीं है, जिसको हम हमारे संस्कृत आयुर्वेदिक परिभाषा में आम ऐसा कहते हैं। तो इसको हेमाद्रि ने आमाशय ऐसा निर्देशित किया है। तो यहाँ पे इस संदर्भ से हम आमाशय के बारे में कुछ अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने पक्वाशय के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी। आमाशय मतलब क्या? तो हमें अभी तक इतनी तो इन्फॉर्मेशन पक्की मिल गई है कि आमाशय ये नाभि के ऊपर स्थित है और उसके साथ साथ वो आम का आशय है, माने अपक्व अन्न का वो आधार है। अभी इसी आमाशय की चरक संहिता में एक विशिष्ट स्पेसिफिक परिभाषा आती है। चरक संहिता विमानस्थान 3रा अध्याय, इसमें एक सूत्र आता है, नाभिस्तनांतरम जंतु हो आमाशय इति स्मृतः। इसका मतलब क्या है? तो नाभि और स्तनों के बीच में मनुष्य का आमाशय स्थित होता है। आमाशय इज लोकेटेड बिटवीन द लेवल ऑफ निपल्स एंड द लेवल ऑफ नाभि। तो हमें आमाशय का जो अपर मोस्ट बॉर्डर है, जो ऊपरी भाग है जहाँ तक आमाशय की व्याप्ति है, टू द एक्सटेंट विच आमाशय इज ऑक्यूपाइड, वो हमें यहाँ पे अधिक सुस्पष्ट तरीके से समझ में आता है। तो अभी ये तो पक्का जान गए कि आमाशय ये भी पक्वाशय के जैसा एक आधार, आशय मतलब प्लेस या शेल्टर है। ये कोई ऑर्गन नहीं है जिसको हम कोष्ठांग या अवयव कहेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आमाशय इज़ नॉट इक्वल टू स्टमक, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं इसका जिक्र ये पर्पसफुली कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द प्री प्रोग्राम्ड फैक्ट। आई वोंट से फैक्ट, इज़ अ प्री प्रोग्राम मिथ। इसको हमें पहले अनलर्न करना पड़ेगा और फिर हमको कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया लर्न कर पाएंगे। तो ये कोरिलेशन ये हमारे शास्त्र में बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टमक को अगर देखने के लिए जाए तो इट्स एन एनाटॉमिकल एंटिटी, इट्स एन एनाटॉमिकल ऑर्गन। बट आमाशय ये आम का आशय, आम की जगह है, ये एक कोष्ठांग या एक अवयव विशेष नहीं है। और इसलिए ये पक्का समझना है कि जैसे पक्वाशय वॉज नॉट इक्वल टू इंटेस्टाइन, बल्कि पक्वाशय में स्थूलांत्र जैसे बहुत सारे कोष्ठांग ये आश्रित रहते हैं, वैसे ही आमाशय में भी आश्रित बहुत सारे ऑर्गन्स या कोष्ठांग रहते हैं। वो कौन कौन से रहते हैं? तो आपको सब पता है, यकृत होगा, प्लीहा होगा, हृदय होगा, ऐसे बहुत सारे जो जिनका भी लोकेशन नाभि से लेके स्तनों इन आशय के बीच में है, उसको हम आमाशय में आश्रित कोष्ठांग, अवयव या हमारे ऑर्गन्स कहेंगे। तो ये संकल्पना हमने पहले भी देखी थी, आज भी ये मैं पुनः एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसलिए आमाशय के बारे में ये विवरण यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसीलिए हम अगर इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा। स्तन से लेके नाभि तक जो भी आशय है उसको हम आमाशय कहेंगे, और नाभि के नीचे गुद या मूत्र मार्ग के बहिर्मुख स्रोतस तक जो भी पूरा कोष्ठ का भाग है उसको हम पक्वाशय कहेंगे। और हमारे अनुषंग से ये परिभाषा ये एक्यूरेट होती है। तो आई होप कि इसके आगे हम कभी भी इन संज्ञाओं का किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज के टर्मिनोलॉजी से कोरिलेशन नहीं करेंगे। ऐसा अगर कर जाए तो हम कभी भी शरीर को आयुर्वेदीय नज़रिए से समझ नहीं पाएंगे। अगर हम शरीर को वैसे नहीं समझ पाए तो हम पैथोलॉजी को मतलब व्याधि प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। और अगर हमने आयुर्वेदीय तरीके से रोग का निदान नहीं किया तो हम चिकित्सा भी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये बेसिक प्रिंसिपल्स, ये फाउंडेशन जो हमारे पूरे व्यवहार का है, ये समझना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लसिका, ये एक पित्त का स्थान इस सूत्र में आया है। ये परिभाषा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती और इसीलिए इस परिभाषा के प्रति
हम उतने जागरूक नहीं होते जितने बाकी परिभाषाओं के बारे में होते हैं। शायद ये उन टीकाकारों को भी पता था। आई गेस द कॉमेंटेटर्स ऑल्सो न्यू दिस कि ये संज्ञा को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक एंटिटी विद इन द बॉडी, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगा। और इसलिए इसके बारे में दोनों ही कॉमेंटेटर्स ने कुछ मदद करने को हमारी कुछ मदद की है। वो क्या की है तो हम उसके टीका पढ़ेंगे। अरुण दत्त ने उसकी टीका में लसिका के बारे में कहा है कि लसिका जल सदृशी। लसिका कैसे होती है तो लसिका जल सदृशी, जल मतलब पानी, सदृशी मतलब जैसी, लाइक मतलब क्या हुआ तो लसिका पानी जैसी, जल जैसी होती है। लसिका इज जस्ट लाइक वाटर, और वी कैन से इट रिसेंबल्स वाटर। उसके आगे जाके हेमाद्री ने कुछ अधिक जानकारी देना चाहा है हमें। हेमाद्री क्या कहते हैं तो लसिका मतलब क्या, लसिका स्याद रसमलो जलप्रायः त्वगाश्रयः। तो यहाँ पे 4 शब्द हमें समझने हैं। स्याद ये क्रियापद है, इट्स अ वर्ब। स्याद का मतलब है होती है, ये भूतकालवाचक है, इट्स अ पास्ट टेंस, तो होती है। लसिका क्या होती है तो वो रसमल स्वरूप है। रसमल मतलब रस धातु के मल स्वरूप है। सो हमें यहाँ पे लसिका का ओरिजिन समझाने का निर्देश हेमाद्री ने किया है। उसके बाद का जो शब्द है वो ऊपर के जैसा ही है, जलप्राय। सो उसको हम जल प्रधान या वाटरी इन इट्स कंसिस्टेंसी ऐसा कह सकते हैं। और जो आखिरी का शब्द है इट्स एन एडिशनल इनपुट बाय हेमाद्री। वो कहते हैं कि ये जो लसिका है वो त्वगाश्रय है, मतलब त्वचा के आश्रय से रहने वाली एंटिटी है। तो लसिका के बारे में हमने क्या जाना, इसके बारे में कुछ और थोड़ी जानकारी हम चरक संहिता शारीरिक स्थान 7 में भी पाते हैं। वो भी अगर हम यहाँ पे जानने की कोशिश करें तो इस एंटिटी, इस कंसेप्ट के बारे में हम पूरी तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे। वहाँ पे क्या दिया है चरकाचार्य ने, यत उदकम त्वगंतरे वृणगतम। तो बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन है। उदक मतलब पानी, वाटर। तो ये उदक यहाँ पे शरीर में जो जल महाभूत होता है उसको निर्देश करता है। तो इसका मतलब ये बनता है कि द वाटरी फ्लूइड विच रिमेन्स विद इन त्वचा एंड मे ऊज थ्रू अ वुंड। तो त्वगंतरे मतलब जो त्वचा में रहता है, ये हमने पहले भी देखा है। और व्रणगतम मतलब द वन विच में ऊज थ्रू अ वुंड। ये एक एडिशनल इनपुट हमें चरक संहिता के इस संदर्भ से मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि लसिका ये एक ऐसी द्रवप्राय लिक्विड एंटिटी है जो पानी जैसी दिखती है, जो त्वचा के आश्रय से रहती है, जो रस धातु के मल स्वरूप बनती है और जो व्रण से भी बाहर निकल सकती है। इतनी सारी जानकारी हमें लसिका के बारे में मिलती है। हमने सब ने जब भी हमने कभी मॉडर्न लैंग्वेज में एनाटॉमी फिजियोलॉजी जैसे शास्त्र पढ़े होंगे तो तब हमने जो फ्लूइड्स के अलग अलग एडजेक्टिव्स है, विशेषण है, ये सुने होंगे। सीरस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, प्यूरुलेंट फ्लूइड एंड सो ऑन। वो भी उस फ्लूइड के, उस लिक्विड के वर्णन करने के कुछ एडजेक्टिव्स है, विशेषण है। तो वैसे ही वहाँ पे जैसे सीरस ये शब्द बहुत लिक्विड फ्लूइड, जो ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड है उसके लिए यूज़ होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे लसिका के लिए जल सदृशी या जलप्राय इस शब्द का उल्लेख हुआ है। अभी अगर ये व्रणगत स्राव है तो इसके बारे में हम चिकित्सा में कैसे सोचें, ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये देख सकते हैं व्यवहार में भी कि जब ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि अन्य स्थान की त्वचा के साथ संपर्क आने पर वहाँ भी स्थानिक त्वक दृष्टि होती है। आपने शायद खुद में आसपास के
पेशेंट्स में ये कभी कभी देखा होगा कि कभी अगर किसी व्रण से इस प्रकार का स्राव आता है जो पानी जैसा है कंसिस्टेंसी में, उसके वर्ण में, और वो अगर यहाँ वहाँ पे फैल गया, उसी रुग्ण पे अन्य किसी त्वचा के साथ संपर्क में आ गया और अगर कुछ देर तक वहाँ पे वो टिक गया, तो वो उस जगह के त्वचा को भी दुष्ट करता है। वहाँ पे भी शायद वो आरक्तता, कंडू, दाह, पीटी का उत्पत्ति ये उत्पन्न कर सकता है। तो ये कर्तृत्व होना ये लसिका की तरफ होता है। इसका मतलब लसिका अगर यहाँ वहाँ पे फैल गई और टिक गई तो वो अन्य स्थान पे भी त्वक दृष्टि कर सकती है, और ऐसा व्यवहार में भी देखने के लिए बिल्कुल मिलता है। और अगर ऐसा देखने के लिए मिला तो हमें हमारे दिमाग में ये जल्दी ही आना चाहिए कि यह लसिका का कर्तृत्व है। दिस इज द एक्शन विच इज एग्जीक्यूटेड बाय लसिका। और हमने अभी तक ये जाना है कि लसिका, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पित्त का स्थान है। तो लसिका अगर पित्त का स्थान है तो अगर लसिका को हमें कम करना है तो हमें पित्तघ्न चिकित्सा का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब हम पित्त को साम्यावस्था में लाएंगे तब ये जो विशेष कंप्लेंट, विशेष सिम्टम है, ये भी कम हो जाएगा। और इसीलिए पित्त की चिकित्सा करना उस जगह पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये सारी जानकारी हमें तब पता चलती है जब हम ऐसे शारीरिक भावों को फ्रॉम बेसिक, मूलतः समझने की कोशिश करें। और ऐसा अगर करें तो हम जैसे फर्स्ट ईयर में अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ते थे, वैसे हमारा हर एक सूत्र, हर एक शब्द ये 100% अप्लाइड है। बस ज़रूरत है कि हम उसको उस नज़रिए से देखने की कोशिश करें। वी शुड डेवलप a vision through which we can see each and every word mentioned in this book in a clinical way। और यही आदत हम लगाने की कोशिश हम बार बार करते जाएंगे। तो आई होप कि लसिका के बारे में विवरण काफ़ी हद तक स्पष्ट है। अभी इसके बाद हम कोई इतर स्थानों के बारे में टीका में क्या दिया है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हेमाद्रि ने दृक् और स्पर्शन, इनके बारे में बहुत ही सरल टीका की है। दृक् मतलब चक्षु और स्पर्शन मतलब त्वक। वही सेम चीज़ ये अरुण दत्त ने भी उसके टीका में कही है। मतलब क्या, तो दृक् मतलब चक्षु, द आइज, और स्पर्शनम मतलब त्वक, द स्किन। तो ये बहुत ही सादा सरल मतलब है। उसके आगे जो अरुण दत्त की टीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अ स्टाइल विच इज़ फ्रीक्वेंटली सीन व्हेन वी आर रीडिंग द कमेंट्रीज। टीकाकार बहुत बार क्या करते हैं, तो वो कोई प्रश्न उपस्थित करते हैं। दे प्रेजेंट सम डाउट इन फ्रंट ऑफ अस, द डाउट ऑफ विच द सोल्यूशन ऑफ विच इज़ नोन टू देम। वो ऐसा प्रश्न, ऐसी पहेली होती है कि जिसका जवाब उनके पास होता है, लेकिन वो सवाल पूछने की वजह से हमारे भी जहन में, हमारे भी बुद्धि में ये सवाल उत्पन्न होता है। वी रियलाइज दैट यस दिस कैन बी अ वेरी रिलेवेंट डाउट, और हमें ऐसी चीज़ सोचने पे मजबूर करती है। हमने अक्सर कभी सीखते हुए ऐसा अनुभूत बिल्कुल किया होगा। वी मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस कि अगर कभी हमारे वर्ग में, क्लास में कोई अध्यापक हमसे कोई सवाल पूछे और हमसे जवाब जानने की कोशिश करे और फिर अंत में खुद का जवाब दे, तो हमारे बुद्धि को हम स्ट्रेच करके उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से इट बिकम्स अ हैबिट टू अस कि जब भी हम अकेले हो तो भी हम ऐसे नए नए डाउट क्रिएट करके उसके आंसर शोधने के लिए प्रवृत्त होते हैं। सो इट्स अ वे टू ट्रिगर आवर माइंडसेट वाइल रीडिंग द संहिता। तो ये टीकाकार हमें प्रवृत्त करते हैं कि आप इस प्रकार के डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश करो खुद ब खुद, और उसके आंसर भी ढूंढने की कोशिश करो। तो ये अरुण दत्त ने यहाँ पे किस प्रकार से किया है ये अब हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरू होता है ननु इस शब्द से, जो कि पूरी पंक्ति मैंने रेड कलर में अंडरलाइन की हुई है। ननु ये शब्द बहुत बार ऐसे जो डाउट और सॉल्यूशन या सवाल जवाब होते हैं
उसके शुरू में हमें देखने के लिए मिलता है। इस ननु शब्द का मतलब क्या होता है? तो ननु ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। इट इज़ अ वर्ड विच इंडिकेट्स अ क्वेश्चन। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ अ क्वेश्चन। ननु स्पर्शनेन्द्रियम वायोः। वायोः, ये फिर एक बार षष्ठी विभक्ति आ गई। जैसे हमने पहले पित्तस्य, नाभेः ये देखी थी, वैसे ही वायोः ये भी षष्ठी विभक्ति है। उसका मतलब वायु का स्थानम उद्दिष्टम, कहा गया है। उद्दिष्ट का मतलब भी टोल्ड, इस प्रकार का हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका मतलब क्या है? एट अ स्ट्रेच ननु, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो? तो प्रश्न का पहला भाग है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि स्पर्शनेन्द्रियम वायोः स्थानम उद्दिष्टम। स्पर्शनेन्द्रिय, इसको वायु का स्थान पहले ही कहा गया है। पहले कहाँ पे कहा गया है? तो इसके पहले के सूत्र में, जो हमने हमारे पहले अध्ययन सत्र में देखा था। क्या था वो मूल सूत्र? पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शनेन्द्रियम। तो वहाँ पे पहले ही एक कहा गया है कि स्पर्शनेन्द्रिय ये वायु का स्थान है। फिर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इस सूत्र में तदेव, वही स्थान, कथम, कैसे, हाउ, पित्तस्य अपि, पित्त का भी, अपि मतलब भी, स्यात् होता है। मतलब जो स्पर्शनेन्द्रिय वायु का स्थान पहले ही कहा गया है, वही फिर एक बार पित्त का भी स्थान कैसे हो सकता है? तो मतलब यहाँ पे सवाल यह है कि हाउ इज दैट पॉसिबल दैट स्पर्शनेन्द्रिय विच वॉज टोल्ड एज वात स्थान इज ऑल्सो अ पित्त स्थान। तो ये सवाल अरुण दत्त ने हमारे सामने रखा है। अभी उसका जवाब हम उसी के भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। तो शंका का समाधान यहाँ पे हम उसके आगे ही देखेंगे। सवाल था, हाउ इज दैट स्पर्शनेन्द्रिय विच वॉज टोल्ड एज वात स्थान इज ऑल्सो अ पित्त स्थान। तो अरुण दत्त जी क्या लिखते हैं उसके आगे? वो कहते हैं ब्रूमहा। ब्रूमहा मतलब इट इज अ काइंड ऑफ वर्ब, ये भी एक क्रियापद है। बताते हैं, वी विल नाउ टेल यू। इस प्रकार का भावार्थ हम इस क्रियापद से ले सकते हैं। वो क्या कहते हैं? वात सखित्वात अग्नेः। अग्नि की वात से दोस्ती होने की वजह से। वात मतलब वायु, सखित्वात, सखी मतलब सखित्व मतलब फ्रेंडशिप या दोस्ती। अग्नेः मतलब अग्नि की। फिर एक बार ये अग्नि की षष्ठी विभक्ति आ गई। तो इस पूरे जो पूरा पद है, जो सेट है शब्दों का, इसका मतलब क्या हुआ? वात सखित्वात अग्नेः, अग्नि की वात से दोस्ती होने की वजह से। यहाँ पे मैंने जो लाल रंग में ये जो फॉन्ट हाईलाइट किया है, ये क्यों किया है ये मैं आपको कुछ ही क्षणों के बाद बोलूँगा। वात सखा ही अग्नि। अग्नि कैसा है? तो अग्नि यह वात का दोस्त होता है। पांचभौतिक संकल्पना में ये संकल्पना बहुत बार हमें देखने के लिए मिलती है कि वायु ये बहुत बार अग्नि को स्थित रहने के लिए मदद करता है। हमें हमारे शरीर में भी ये बहुत आसानी से देखने के लिए मिलता है। हमें सबको पता है कि समान वायु है, वो कैसा है? वो भी हमारे जाठर अग्नि का मित्र है, सखा है। वो जाठर अग्नि का संदूषण करता है, उसका बल रक्षण करता है। वैसे ही बहुत जगह पे वात यह अग्नि के मित्र स्वरूप कार्य करता है। और अग्नि और पित्त ये शरीर में एक जैसे ही काम करते हैं। पित्तम च वह्निः और पित्तम च वह्निः। इस जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे फिर एक बार च ये शब्द आ गया। च शब्द का मतलब क्या देखा हमने? और। पित्तम च वह्निः मतलब और पित्त ही अग्नि है। वह्नि मतलब अग्नि, मतलब वायु का दोस्त अग्नि है। और हमारे शरीर में अग्नि और पित्त ये
मानो एक जैसे ही है। हमें सबको पता होगा इसके बारे में एक बहुत अच्छी सी चर्चा ये चरक सूत्र वातकला के लिए अध्याय में आई है कि जो अग्नि तत्व है ये हमारे शरीर में पित्त दोष के द्वारा सारे कर्म करवाता है। तो अगर हमें कर्म के अपेक्षा से इफ़ वी आर लुकिंग एट आवर बॉडी एंटिटीज थ्रू अ फंक्शनल एस्पेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि अग्नि ही पित्त है। दे आर वन एंड सेम थिंग व्हेन वी लुक एट देम इन अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव। और वही यहाँ पे अरुण दत्त हमें कहना चाहते हैं। और इसीलिए वो कहते आगे जागे इति वचनात्, ऐसा वचन होने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। वचन माने स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे फिर एक बार वचनात्, ये वात सखित्वात् इस जैसा रूप आया है। तो ये सखित्वात् वचनात् ये जो रूप है इसको पंचमी विभक्ति कहते हैं। अभी तक हमने बहुत बार षष्ठी विभक्ति देखी थी, ये पंचमी विभक्ति है। पंचमी मतलब पांचवी विभक्ति। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका एक मुख्य अर्थ है वजह से, बिकॉज ऑफ। तो वात सखित्वात् वात से दोस्ती होने की वजह से, वचनात् ऐसा वचन होने की वजह से, तो बिकॉज ऑफ इस तरीके के जो मतलब है वो हमें पंचमी विभक्ति दर्शाती है। ये समझने के बाद आगे बढ़ेंगे। जो आखिरी का सेंटेंस है अंडरलाइन किया हुआ, तस्मात् देयरफॉर इसी वजह से, क्या उभयोः अपि दोनों का भी, अपि मतलब भी, एतत् माने धिस, यह, युक्तम मतलब योग्य, एप्रोप्रिएट, स्थान है। मतलब क्या? तो अब ये पूरा ब्रूमा से लेके स्थानम तक अगर हम टीका एटस्टेज देखने की कोशिश करें तो दिस इज द आंसर टू आवर डाउट। ये पहले के शंका का समाधान है कि हाउ इज दैट स्पर्शनेन्द्रिय विच वॉज टोल्ड एज वातस्थान इज ऑल्सो अ पित्तस्थान। तो बिकॉज अग्नि की वात के साथ दोस्ती होती है और हमारे शरीर में अग्नि यही पित्त है। इसका मतलब वात और पित्त ये भी दोस्त हो गए। ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब अगर दो दोस्त होंगे तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रह सकते हैं। वो एक दूसरे को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएंगे। दे वोंट हार्म ईच अदर बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। और इसीलिए दोनों का एक जगह पे होना या दोनों का एक ही स्थान होना ये लॉजिकल है। इट्स अ कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट फैक्ट, इट्स अ कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट कंसेप्ट। और इसीलिए दोनों का स्पर्शनेन्द्रिय ये एक ही स्थान होना ये बिल्कुल योग्य है, जायज़ है। इट्स कम्प्लीटली लॉजिकल। तो दैट इज़ द हाउ अरुण दत्त एड्रेस द क्वेश्चन, द डाउट क्रिएटेड बाय हिमसेल्फ। और इस शैली की वजह से ग्रंथकार या यहाँ पे टीकाकार हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं और हमारे बुद्धि के आयाम दे ट्राई टू स्ट्रेच द थिंकिंग कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू कॉन्टेम्पलेट ओवर अ सिंगल स्मॉल फैक्ट। और अगर हम इस तरीके के जो बहुत बार चर्चाएं आई है टीकाओं में, ये बार बार अलग अलग चर्चाएं पढ़ने की कोशिश करें तो हमें हमारी बुद्धि को एक्सपर्टाइज प्राप्त करके देना ग्रंथ पढ़ने के लिए ये आसान होने लगता है। ग्रंथ समझना ये आसान होने लगता है और ग्रंथों का भी जो बिटवीन द लाइन्स मीनिंग है वो समझना भी बहुत आसान हो सकता है। सो दैट इज़ हाउ अरुण दत्त ब्यूटिफुली गिव्स अस अ वेरी ग्रेट कंसेप्ट इन एन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो आई होप ये हम सब समझ गए होंगे। उसके आगे के जो टीका के शेष भाग है वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। नाभि अत्र विशेषतः जो बेसिक मूलभूत सूत्र था उसके जो शेवट के 3 शब्द थे उनसे बना हुआ जो चरण था वो था नाभि अत्र विशेषतः। उस पर जो टीका लिखी गई है वो अभी हम देखेंगे।
अत्र, ये टीका है हेमाद्रि की, आयुर्वेद रसायन नाम की। इसमें जो आखिरी की पंक्ति है वह है अत्र एषु स्थानेषु मध्ये नाभिः विशेषतः स्थानम। मतलब क्या? अत्र, यहाँ पे, एषु, एषु मतलब इन, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का ये एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल क्या है सप्तमी विभक्ति का? उसके आगे का शब्द स्थानेषु, इन स्थानों में। तो सप्तमी विभक्ति ये बहुत बार हमें लोकेशन देने के निर्देश करती है। मतलब इट गिव्स अस लोकेशन या एरिया जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमें अभी सोचना है। तो अत्र एषु स्थानेषु मतलब यहाँ पे इन स्थानों में क्या? नाभि विशेषतः स्थानम, नाभि ये विशेष रूप से स्थान है। ये हमने सूत्र पढ़ते हुए भी देखा था। अभी इसके ही ऊपर ही अरुण दत्त क्या टीका करते हैं वो देखेंगे। विशेषतः इति मतलब इनमें, मध्य, ये जो शब्द आया था पहले, इसका मतलब क्या है? इनके बीच, अमॉन्ग्स्ट दीज, इन सारे स्थानों के बीच में, जो नाभि से लेके स्पर्शन यहाँ तक जो सारे स्थान हैं उनमें भी विशेष, स्पेशल स्थान कौन सा है? वो है नाभि। यहाँ पे भी जो अलग शब्द आए हैं सिर्फ वो मैं दोहराने की कोशिश करूँगा। ये जो पूरा वाक्य अरुण दत्त ने दिया हुआ है, विशेषतः इति अत्र एषु स्थानेषु मध्ये पित्तस्य विशेषेण नाभिः स्थानम। ये बहुत सी टीका ये ऊपर जो दी गई है ना हेमाद्रि ने, उसके जैसी है। तो उसका मतलब भी बहुत सा उसके ऊपर के जैसा है, सिर्फ उसमें कुछ जो अलग शब्द आए हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। पित्तस्य, पित्त का षष्ठी विभक्ति का शब्द फिर एक बार यहाँ पे दोहराया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो नाभि, ये जो परिभाषा है ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रंथकार ने उसको पित्त का विशेष स्थान, इट्स अ स्पेशल लोकेशन फॉर पित्त, ऐसा कहा है। तो नाभि इज एग्जैक्टली व्हाट? हमें क्या पता होता है कि नाभि ये जो इंग्लिश में अम्बिलिकस कहते हैं वही संस्कृत या हिंदी में कहलाता है। आयुर्वेद की परिभाषा में ये बिल्कुल गलत बात है। नाभि मतलब सिर्फ अम्बिलिकस बिल्कुल नहीं। तो नाभि मतलब क्या? नाभि एक बहुत व्यापक संज्ञा है। इट्स अ वेरी एलैबोरेट कंसेप्ट। क्या है वो कंसेप्ट? तो नाभि ये कोष्ठांगों में से एक है। चरक, वाग्भट इसका उल्लेख कोष्ठांगों में करते हैं। कोष्ठ के अंग मतलब इट इज़ एन ऑर्गन, ये एक अवयव है जो कोष्ठ में रहता है। तो अगर ये ऑर्गन होगा तो अम्बिलिकस कैसे हो सकता है? बिकॉज अम्बिलिकस ये ना कोई तो ऑर्गन है। तो पहले ये भूल जाना है कि नाभि इज इक्वल टू अम्बिलिकस। भूल जाओ कि नाभि नाम की कोई संज्ञा आपने इसके पहले किसी अलग भाषा में पढ़ी थी। और नाभि मतलब संस्कृत, आयुर्वेद में क्या होता है ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस करेंगे। तो पहली तो चीज़ हमने देखी थी कि नाभि ये कोष्ठांगों में से एक है। दूसरा, ये जिक्र हर ग्रंथ में आता है, ये हमें आपको पता भी होगा कि नाभि यह एक मातृज भाव है। तो गर्भ में जो अलग अलग भाव बोले हैं, पितृज, सहज, सात्मज, सत्वज, उसमें से मातृज भावों की जो लिस्ट है उसमें नाभि का समावेश होता है। दैट मीन्स कि ये कोई स्ट्रक्चर होने वाला है, एंटिटी होने वाली है जिसकी अलग से उत्पत्ति की गई बोली गई है, जो उत्पत्ति मातृज है। ये अवयव गर्भ में माता से उत्पन्न होता है। मतलब क्या? तो शोणित, ये जो मातृज कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है गर्भ का, उससे इस नाभि की उत्पत्ति कही गई है। उसके बाद वी नो वन मोर फैक्ट कि नाभि ये 10 प्राणायतनों में से एक है।
अभी अम्बिलिकस, ये अगर उसका इतना ही मीनिंग अगर हमने समझा तो इस अम्बिलिकस, इस एंटिटी को इतना ज़्यादा महत्व देना इम्पॉसिबल है। प्राणायतन मतलब क्या? प्राण प्लस आयतन, मतलब जहाँ पे प्राण रहता है। इट इज़ अ हाउस और एन अबोर्ड ऑफ प्राण, प्राण का आश्रय स्थान। और इसी लॉजिक से हम ये भी याद कर सकते हैं कि नाभि ये एक सद्य प्राणहर मर्म भी है। और ये हमारे शास्त्र में भी नहीं, हम सबको अभी ये जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है ना, उसकी वजह से जो टीवी पे रामायण चल रहा है उसमें हमें देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो हमें ये याद आएगा कि भगवान राम ने रावण का वध कैसे किया था। उसके सारे शिरों को बाणों से अलग करने के बावजूद रावण का वध नहीं हो पाया था। और तब राम को विभीषण ने कहा था कि रावण के अगर नाभि पे आघात करे बाण से तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इट वॉज नाभि मर्म अभिघात। इतना बड़ा उसका रिलेवेंस हमारे शारीर रचना और क्रिया में है। अभी यह भी फैक्ट हमें यहाँ पे देखना जरूरी है हमारे लिए कि किस प्रकार का मर्म है। तो ग्रंथ ने इसको सिरा मर्म कहा है। वहाँ पे जो हम नाभि का वर्णन देखते हैं उसको सर्वशिराश्रय इस तरीके से कहा गया है। मतलब क्या? सारे सिराओं का आश्रय। इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल 700 सिरा, सारी 700 सिरा, और अगर उनके आगे जाके जो भी ब्रांचेस होंगी उनका सारों का मूल, देयर रूट, देयर आश्रय इज नथिंग बट नाभि। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नाभि इज जस्ट लाइक अ सेंटर पीस फॉर द स्पोक्स ऑफ अ व्हील। ये भी उपमा ग्रंथ ने दी हुई है। यह दृष्टांत हमें ग्रंथ में देखने के लिए मिलता है कि नाभि कैसा है, एज इफ इट इज़ अ सेंटर पीस। वो एक सेंटर पीस जैसा है। किसका सेंटर पीस? पहिए का, ऑफ अ व्हील। उस पहिए को, व्हील को स्पोक्स होते हैं, वो इसको आरे कहते हैं। वो सारे स्पोक्स जाके सेंटर में जहाँ पे एकत्र बंधे हुए होते हैं, वो सेंटर पीस, ये हमारे शरीर में नाभि कहलाता है। ये जो सारे स्पोक्स है उसको हम सिराएं कह सकते हैं। सो वी कैन विजुअलाइज और इमेजिन कि अगर सिराएं ये सारी वायर्स हैं तो नाभि ये उसका एक बड़ा स्विच बोर्ड होगा। और एक हाथ दूसरी वायर कट गई तो हम इमीडिएटली मरते नहीं हैं। लेकिन अगर स्विच बोर्ड पे आघात हो गया या स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट डाउन हो सकता है। पूरे के पूरे सिराओं का कर्म में हानि हो सकती है। प्राण, ये जो शरीर भाव है उसके कर्म की हानि हो सकती है। और इसके वजह से मर्माघात हो गए। अगर ये मर्माभिघात बहुत बलवान हुआ तो मृत्यु भी आ सकता है। इट कैन बी फैटल। और इसी वजह से नाभि, इस सिरा मर्म को सद्य प्राणहर बोला गया है। तो जैसे मैंने अभी कहा वो मैं फिर एक बार नटशेल में कहूँगा कि इफ़ सिरा आर द वायर्स देन वी कैन कंसिडर नाभि एज द स्विच बोर्ड। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन हमें बहुत सारे व्याधियों में देखने के लिए मिलता है। हमें उस तरीके से वहाँ पे उनको पढ़ना पड़ता है। उसके कुछ डायरेक्ट जो एप्लीकेशन आए हैं वो हम सिर्फ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। गुल्म, वहाँ पे गुल्म के जो 5 आश्रय बोले हैं, अभ्यंतर गुल्म के, उनमें एक आश्रय नाभि कहा गया है। अभ्यंतर विधृति में भी नाभि, ये अभ्यंतर विधृति का एक आश्रय स्थान कहाँ है। उसके साथ साथ मर्माभिघात जन्य व्याधियों में भी नाभि पे अगर आघात हुआ तो उसकी चिकित्सा अलग से करनी पड़ती है। मर्म का जहन में महत्व याद रखे, ये हम समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों पे नाभि इस एंटिटी का कॉग्निजेंस लिया गया है। ये यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो नाभि ना कि सिर्फ अम्बिलिकस है, तो ये हमारे अधिकरण में
एक कोष्ठांग है, ये याद रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट, एक मूलभूत संकल्पना यहाँ पे मैं एम्फसिस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद में वी बिलीव इन फंक्शनल एनाटॉमी एंड नॉट जस्ट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विथ नो रिलेवेंस इन फंक्शनिंग। तो सिर्फ रचना कैसी है, किसके ऊपर क्या है, कितना कौन सा अवयव कितना सेंटीमीटर है, किसके दाएं क्या है, बाएं क्या है, नीचे क्या है, ये सब फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स बिल्कुल है। लेकिन जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हमारी प्रतिज्ञा क्या है, व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, धातु साम्य क्रिया। धातु साम्य क्रिया के लिए कोशिश करना, प्रयत्न करना, टू टेक ऑल द एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक धातु साम्य। वो किस द्वारा करते हैं, हम चिकित्सा के द्वारा करते हैं। तो ये धातु साम्य क्रिया अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए, हम चिकित्सा सरलता से कर पाए, वी शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट चिकित्सा इन द मोस्ट आइडियल एंड येट सिंपल वे। ये आयुर्वेद का सार है। और उसके लिए हमें शरीर को जिस तरीके से देखना पड़ेगा उस तरीके से हम देखेंगे। और उसके लिए हमें शरीर को फंक्शनली एनाटॉमिकल, इस एनाटॉमी, इस नज़रिए से देखना पड़ता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। हमारा शरीर हर क्षण लाखों करोड़ों काम साथ में करता है। इट इज़ नॉट मियर द एडिशन ऑफ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज़ फंक्शनिंग कंटिन्यूसली, और वी कैन से इट इज़ a superb example of a dynamic equilibrium। और अगर हमारा शरीर एक कंटिन्यूस डायनेमिक डायनेमिक कंडीशन में है तो हम उसको सिर्फ ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पे लोकेटेड है, ये इसके ऊपर है, ये इसके नीचे है, इतने सिंपल, इतने क्रूड तरीके से कैसे समझ पाएंगे। सो दैट इज़ द बिलीफ विच इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय आयुर्वेद। और इसलिए आप और हम वैद्य होने के वजह से ये हमारी बेसिक ड्यूटी है कि हम शरीर को फंक्शनली समझें। और उसके लिए जो हमने अभी तक पक्वाशय, आमाशय, लसिका, नाभि, इनको अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की, उनका पर्पज़ यही था कि हम पहले हमारे आयुर्वेद को जो शरीर को जिस तरीके से समझना अपेक्षित है उस तरीके से समझे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी एज आयुर्वेदा एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस वैद्य। अगर हम वो समझ पाए तो हम आयुर्वेद में जो भी डायग्नोसिस दिए हैं, जो भी निदान दिए हैं, उनको हम समझ पाएंगे। रोगम आदौ परीक्षेत ततोऽनन्तरम औषधम। और उसके बाद हम चिकित्सा, उसके सिद्धांत, उसमें दिए गए उपक्रम, औषध, ऑल द प्रोसीजर्स, ऑल द मेडिसिन, उसको हम समझ पाएंगे। दैट्स वाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर आयुर्वेद साइंस। और ये अगर समझे तो क्या होगा, इतना अवबोध करना है, ये क्यों करना है, ये हमने पहले के लेक्चर में भी देखा था। यहाँ पे मैं उसका जिक्र एक और बार करूँगा। आई विल मेंशन दैट अगेन कि पहले पाठ करना है, टू रीड एंड मेमोराइज, फिर अवबोध करना है जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्टम्पलेट। और वो करने के बाद हमें, जब हमारे पास कोई पेशेंट या स्वस्थ व्यक्ति आए तो हमें इसका उपयोग धातु साम्य क्रिया के लिए करना है, जिसको वाग्भट ने अनुष्ठान कहा है, टू अप्लाई दिस पाठ एंड अवबोध फॉर धातु साम्य क्रिया। और इसी को हम परमादर कहते हैं। तो आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। अगर हमें आयुर्वेद पढ़ते हुए हाईएस्ट रिगार्ड, अटमोस्ट रिस्पेक्ट ये हमारे माइंड में लाना है तो इट इज़ नॉट अ रिचुअल बट इट्स अ वे टू लर्न द आयुर्वेद। और इसीलिए हम हमारे इस आयुर्वेद सत्रों की ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आई होप जो आज का विषय था ये आप समझ